प्रदेश में बढ़ते अपराध के कारण को तलाशने के लिए भाजपा कांग्रेस के नेताओं को प्रभात टीवी के जनता मुद्दा कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां खुलकर कारण सामने आई। देखे यह खास पेशकश। प्रभात टीवी के आज एक कार्यक्रम मुद्दा में बहुत बड़ा विषय है। अपराध बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। कभी शांति का टापू कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, लेकिन धीरे धीरे अपराध बढ़ गए। अपराध आखिर क्यों बढ़े, इसी विषय को लेकर हम कांग्रेस के यहाँ पे मौजूद हैं अली हुसैन सिद्दीकी जी, और बीजेपी के KS चौहान हैं जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, और हमारे साथ भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार DK साहू जी हैं। इन्हीं सब लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर अपराध अचानक बढ़ क्यों गए, क्योंकि हत्याएं, लूटपाट, चोरी जैसे अपराध बढ़े हुए हैं। सर, सबसे पहले सब तीनों जन का स्वागत है प्रभात टीवी में। तो बताएंगे अपराध आखिर बढ़ क्यों गए, पहले ऐसे नहीं थे। सिद्दीकी जी बताएंगे। अपराध का जो रेशियो है वो बढ़े नहीं है। NCRB की जो रिपोर्ट आई है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2018 से जो अपराध का रेशियो था उससे कम हुआ है 2021 के रेशियो में। तो अपराध यहाँ बढ़ा नहीं है। और हम देखते हैं कि पहले जो अपराध जो होते थे वो संगठित अपराध हुआ करते थे। अब छत्तीसगढ़ में कहीं भी संगठित अपराध नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं कि अपराध की संख्या जो है वो घटी। संगठित नहीं हो रहे, लेकिन हर दिन हत्याएं, चोरी, सब कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, वो तो लाजमी है कि जहाँ बेरोजगारी रहेगी तो चोरी बढ़ती हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं जिससे वो अपराध की संख्या घटे। क्या लगता है आपको चौहान जी, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण? जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने खुद ही बोला कि जहां पर बेरोजगारी रहेगी वहां पर अपराध बढ़ेंगे, ये तो एक मुख्य कारण है ही। ये जो लेकिन भूपेश सरकार है वो तो छाती ठोक ठोक के बोलती है कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो सबसे नीचे है। वो तो यही बोलती है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही बोला कि बेरोजगारी दर जो है, जहां बेरोजगारी ज्यादा रहेगी वहां पर रहेगा। नहीं, लेकिन जो मध्य प्रदेश को देख लिया जाए या यूपी को देखा जाए, जहाँ की डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है, लेकिन वहाँ जो अपराध का रेशियो है वो भारत के रेशियो से भी ऊपर का रेशियो है आपकी डबल इंजन की सरकार में। जबकि कांग्रेस की सरकार, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि NCR की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में साफ साफ उल्लेखित किया गया है कि 18 से पूर्व जब आपकी कांग्रेस की यहाँ बीजेपी की सरकार 15 साल तक की हुआ करती थी। अच्छा, 18 में कितने थे? कितने रजिस्टर्ड केस थे? 18 में कितने रजिस्टर्ड केस थे? जो रजिस्टर्ड केस थे कितने थे? और अभी 2021 में कितने रजिस्टर्ड केस? वो फिर मैं आपको रिपोर्ट नहीं, अभी मैं बता देता हूँ ना आपको। 98,333 रजिस्टर्ड केस थे 2018 में, और अभी 1,10,000 हैं 2021 में, और अभी 2022 की रिपोर्ट जब आएगी तो 1,15,000 को पार कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया की जो भागीदारी जनसंख्या, नशा को माने क्या कारण? मैं बता रहा हूँ भगत जी, मेन 3 कारण है। सबसे पहला कारण है नशा, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो क्राइम होते हैं वो प्लान्ड क्राइम नहीं होते हैं, वो होते हैं क्राइम एट ए टाइम। और क्राइम एट ए टाइम में 80% लगभग जो भी मतलब पाए जाते हैं, वो 80% जो पाए जाते हैं वो नशे की हालत में पाए जाते हैं। नशा सबसे मुख्य कारण है, जो कि शराबबंदी इन्होंने बोला था कि हम बंद कर देंगे, और जगह जगह शराब बेचने लगे, हर घर में पहुंचा के शराब देने लग गए। दूसरा हर एक घर में कोचिया हुआ करता था। बीजेपी के 15 साल में हर एक मोहल्ले में एक कोचिया हुआ करता था, जो पूरे मोहल्ले घर घर में सप्लाई किया करता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आप लोगों ने ही इसका बढ़ावा दिया था। और जो रही बात नशाबंदी की, तो नशाबंदी तो होना है, उसके लिए हमारी सरकार भी चाहती है। उसकी एक कमेटी गठित की गई है जिसमें आपके भी विधायक, बीजेपी के विधायक को शामिल किया गया है। लेकिन देखने में आया कि आपका बीजेपी का विधायक उस कमेटी में कभी जाता ही नहीं है, अपनी मत को रखता नहीं है अपने साथ में। आबकारी मंत्री का भी कहना था, ये आबकारी मंत्री का भी कहना था कि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए नियम नहीं बन पा रहा। ऐसा क्या है, बारी बारी करके बोलेंगे। और कि जो भर्तियां नहीं हुई हैं और जो एक्स्ट्रा लोड पुलिस कर्मियों पर आ गया है, ये बहुत बड़ा कारण है, जिसे ओवरलोड काम लिया जा रहा है पुलिस वालों से। आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं, आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रहे हैं। तीसरा, और उसमें बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा कारण है जो अपराध बढ़ रहे हैं,
गृह मंत्रालय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनसे उनका और मुख्यमंत्री जी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। फिर महोदय भगत जी अगर मेरे को बोलने नहीं दिया आप ही बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। अगर नहीं नहीं गलत बात बोलेंगे जब आपका समय आएगा तब आप बोलिए ना, बोलने दीजिए, फिर आप जब आपका समय आएगा तब बोलिए। मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला। बोलिए बोलिए आप। और बिना पूछे इनके तबादले हो जाते हैं, जो बिना पूछे बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता रहता, बाद में पता चलता है गृह मंत्रालय को, और मुख्यमंत्री जी सब करके बैठ जाते हैं। तो ये जो तालमेल है उस गृह मंत्रालय को एकदम चरमरा के रख दिया। कवर्धा में बहुत बड़ी घटना हुई, बेमेतरा बेरहमपुर में बहुत बड़ी घटना हुई, यहां पर मलकीत सिंह जी की बहुत बड़ी घटना हुई, और ये तीनों घटनाओं में गृह मंत्री जी नदारद थे। आज इनके जिले में होती है घटना और मुख्यमंत्री नहीं आता है, गृह मंत्री नहीं आता है, रविंद्र चौबे मंत्री नहीं आता है, और रुद्र गुरु नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्या बात है? गृह मंत्री जी कल प्रियंका गांधी जी के जो कार्यक्रम रहता है वहां पर पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री यूपी पहुंच सकते हैं, 50 लाख रुपए दे सकते हैं। यहां पर क्या हो गया था? दूसरी बात, आपने जो बोला कोचिया 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 कोचिया, तो मैं बता दूं आपको कि 3,500 करोड़ रुपए की सालाना जब हमारी सरकार थी तो बिक्री होती थी। आज की आपने 120 दुकानें और खोल दी, 720 दुकानें हो गई भगत जी आज, पहले 600 दुकानें थी। दूसरा, आपने बोला कि हमारे विधायक जो एक बैठा हुआ था, एक समिति बनी हुई, उसमें विधायक बैठते नहीं। अरे मैं बोलता हूं कि कौन सा संविधान आपको ये रोकता है कि आप ये संविधान में लागू नहीं कर सकते कि आप शराबबंदी नहीं करोगे? बीजेपी जिस पे बोल रही कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो बीजेपी अपने शासनकाल में क्यों नहीं बंद कर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले बीजेपी ने 500 के जो आबादी वाले क्षेत्र थे वहां से शराब की दुकानें हटा दी। फिर उसने 1000 के जो वहां पर आबादी वाले क्षेत्र थे वहां से हटा दी। फिर 2000 वाले जो क्षेत्र थे वहां से हटा दिया। बीजेपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। आपने देखा होगा कि गलत एकदम शहरी इलाकों से बीजेपी ने वहां से दूर कर दिया था दुकानों को, लेकिन इन्होंने फिर से वहां पर दुकानें फिर से बसा दी। अपना आबकारी मंत्री का कहना है कि शराब जगह जगह और खुलना चाहिए, गली कुची में भी खुल जाना चाहिए, इससे कुचियागिरी बंद हो सकती है। इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है या सोचना है कि शराबबंदी जो है वो पूर्ण शराबबंदी तो संभव है ही नहीं, क्योंकि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। संविधान में क्योंकि एक नियम है जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में शराब की जो उनका उत्पादन जो होता है उसको बेचने का 5 लीटर तक के लगभग 1 गैलन तक के उनको परमिशन दिया गया है, इसलिए वह संभव नहीं है। लेकिन ये संभव तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार एक नियम लाए। पूरे भारत में अगर शराबबंदी की जाए तो वो शराबबंदी संपूर्ण तरीके से सही तरीके से हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि गुजरात में शराबबंदी तो है लेकिन गली गलियों में शराब जो है वो बिकते हुए पाए गए हैं। ज्यादा जो है आज लोग गुटखा खा रहे हैं, नशे के कारण अपराध भी तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपका कहना जायज है कि नशा जहाँ पे भी होता है वहां पे अपराध बढ़ता है। मार्फत से ही इसको सुधारा जा सकता है, अन्यथा कोई सरकार चाह करके भी नशाबंदी को कर नहीं सकती है। और इनका जिस प्रकार से आरोप था, इन्होंने कहा कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का मिलन नहीं होता है या मुख्य बैठकों में नहीं रहते हैं, जबकि कैबिनेट के प्रमुख हमारे गृह मंत्री हैं, उनके बगैर बिना कैबिनेट हो ही नहीं सकती है, उनके बगैर कोरम पूरा नहीं हो सकता है। तो इनका कहना जो था वो बिल्कुल ही निराधार था, इनकी बातें जो थी वो बिल्कुल आरोप निराधार थे। इसमें क्या कहना है आपका? ये भगत जी एक बात बताइए कि अभी ये कच्ची शराब के मामले पकड़ाए गए हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए था बिना सरकारी ठप्पे के, वो डायरेक्ट दुकानों में पहुंचती थी शराब, इसीलिए ना क्वालिटी और ना क्वांटिटी पे कंट्रोल था। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक आदमी को जो आबकारी मंत्रालय में मंत्री बना के बिठाया गया है, वो उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वो जब दस्तखत करते हैं तो बिना पढ़े दस्तखत करते हैं। चोरी डकैतियां बहुत बढ़ गई हैं।
एकदम सही बात है कि चोरी डकैतियां जो हैं, चोरियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और बहुत ज़्यादा कहाँ बढ़ी है ये देखने वाली बात है। जो केंद्र की एजेंसियां हैं, रेलवे की जो चीज़ें हैं, उसकी चोरी जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। और इस भिलाई क्षेत्र में, भिलाई स्टील प्लांट में जो चोरियां हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही है। उसकी रखवाली क्या राज्य की पुलिस करती है क्या? राज्य की पुलिस उसकी रखवाली नहीं करती, उसके लिए केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई रहती हैं जो कि चोरी को रोक नहीं पा रही है। यहाँ तक कि जो बीएसपी प्लांट है वो प्राइवेट ठेके में एजेंसी को गार्ड के रूप में रखवा रहा है, जबकि सेंट्रल एजेंसियां हैं जो कि वो देख रेख कर सकती है। और अभी अभी हमने देखा कि तांबे की चोरी बहुतायत में प्लांट के अंदर से हो रही है। इसकी जिम्मेदार भी क्या राज्य सरकार है, आप मानते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि केंद्र सरकार है इसकी? बिल्कुल इसकी जिम्मेदार केंद्र मतलब सरकार यहाँ है। पर चोरी हो रही है, राज्य सरकार में, छत्तीसगढ़ में अगर चोरी हो रही है तो उसकी केंद्र सरकार है। ये तो मैंने पहली बार देखा। अरे भाई आप, अरे छत्तीसगढ़ का कोई चोर जाके किसी अन्य प्रदेश में अगर चोरी करेगा तो वो बोलेंगे कि वो वहाँ की जवाबदारी है। उड़ीसा में अगर चोरी करेगा तो करेगा उड़ीसा में। आपकी प्रतिबंधित क्षेत्र है, अजीब बात है, प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ आप एक नहीं एक देखिए खिला भी नहीं गड़ाने जहाँ पर सरकार चोरियां, उस जगह में अगर चोरियां हो रही है, चोरियां प्रतिबंध, ये मैंने पहली बार सुना है कि अगर केंद्र सरकार सीआरपीएफ के तहत है, केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार के ऊपर आप बोल रहे हैं कि ये चोरी की जवाबदारी उनकी है। बिल्कुल केंद्र का जो बीएसपी का क्षेत्र है वहाँ की जवाबदारी बीएसपी के अंदर सुरक्षा का जिम्मेदार, सुरक्षा का जिम्मेदार जो है केंद्र होता है। भगत जी तो चोर बनाया किसने? उसको चोर बनाया यहाँ की व्यवस्था ने, उसको चोर बनाया यहाँ के नशीले पदार्थों ने, उसको चोर बनाया यहाँ की बेरोजगारी ने, उसको चोर बनाया यहाँ के भ्रष्टाचार ने। तब वो उसकी हिम्मत बढ़ी। उसको चोर बनाया यहाँ की व्यवस्था ने, जो प्रशासन जो पकड़ के भी लाता है और ऊपर के रसूखदारों का फोन आता है और उनको छोड़ दिया जाता है। वो जो उनका जो हौसला बढ़ा है वो चोरी वो करवा रहा है, अपराध वो असहाय हो गई है, ऐसा लगता है मेरे को पूरे प्रकरण में। बिल्कुल असहाय हो गई, बिल्कुल असहाय। क्यों ऐसा, क्या कारण मानते हैं? ऐसा कोई कारण नहीं है, पुलिस असहाय नहीं है। पहले जो 15 साल में हुआ करता था उसमें तो लोग फरारी में, आज तक के लोगों का चालान जो पेश हुआ करता था वो फरारी में पेश हुआ करता था। लेकिन जब से हमारे भूपेश सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ की सरकार, तब से फरारी में कोई चालान पेश नहीं होता है। अधिकारित देखा गया है यहाँ भी जितने भी अपराध घटित अपराध हुए हैं उन सब के जितने भी मुलजिम लोग हैं उन मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और उसके मार्फत से सारे लोगों को जेल की जगह में, उनके जगह में पहुंचाया गया है। लेकिन पहले जो अपराध हुआ करते थे वो अपराध जो है वो संगठित अपराध हुआ करते थे, गैंग वार हुआ करता था। 15 साल के सरकार में ये जो छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार में आतंक और भय का व्याप्त था। यहाँ पे लोग नक्सलीगढ़ के रूप में लोग जानते थे और मानते थे। लेकिन अब देखा गया है कि जब से हमारी भूपेश सरकार आई है, भूपेश सरकार ने किसानों का अपराध होता था लेकिन उसका रजिस्टर्ड नहीं किया जाता था। लोगों को थाने से भगाने का काम किया जाता था। लोगों को बिल्कुल थाने में रिपोर्ट तक के दर्ज आप लोग नहीं करते थे आपकी सरकार जब थी, ताकि हमारा राज्य जो है वो एक अपराधगढ़ ना बन जाए, ऐसा दिख ना जाए। इसलिए आप लोग रजिस्टर्ड एफआईआर तक के फर्स्ट इंफॉर्मेशन तक के आप लोग नहीं होने दिया करते थे। आवेदन दे करके कोई भी, पहले तो लोग डरा करते थे, थाने में जाने से डरा करते थे। आज की जो पुलिसिंग है वो पुलिसिंग जो है व्यक्ति से एक संवाद करती है, लोगों से मिलती है, जाती है, लोगों के घर घर जाती है। आज की पुलिसिंग जो है लोगों के द्वार जाने का काम करती है। हमारे प्रवक्ता महोदय खुद ही वहां से चालू किए थे कि यहाँ पर बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी अगर 2-2 करोड़ के हिसाब से इस 9 सालों में 18 करोड़ अगर लोगों को रोजगार दिया जाता तो छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलता। आपने बात ही वहां से चालू की थी कि बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ गई है इसलिए अपराध बढ़ गए। अभी आप अपराध बढ़े नहीं है, अपराध कम हुए हैं। मैंने बताया कि 18 से कम हुए हैं। सुनिए तो सही, मूलतः कारण होती है, नशा होता है। आपकी बातों में ही विरोधाभास है। मेरे बात और आपने बोला कि रेशियो कम हुआ है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है, इन्होंने ऐसा बोला था। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या बोल रहे हैं कि जो अपराध है हम लोग जो
2018 के पहले जो अपराध रजिस्टर नहीं होते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने और एनसीआरबी की रिपोर्ट से आप तो तुलना कर रहे थे। घटनाएं होती थी, घटनाएं जो है 200% देखिए, आपके बातों में ही विरोधाभास है। नहीं, बिल्कुल को समझने में फेर है। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं डीके साहू जी। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे समझते हैं और अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे रुकना चाहिए, कहां पुलिस असहाय नजर आती है, कुछ अपने विचार व्यक्त। रमेश भाई, बात की शुरुआत बढ़ते अपराध पर हुई और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बढ़ते अपराध के लिए नशा जिम्मेदार है। और हाल के जैसे अभी उदाहरण के लिए मलकीत सिंह हत्याकांड हुई, नशे में थे, तो इसके लिए इस तरह के अपराध को रोकने के लिए नशा ना करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। शराबबंदी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो जागरूकता आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी, बढ़ते बेरोजगारी और एक चकाचौंध भरी जीवन शैली, आज मैं कई युवाओं के साथ भी बैठता हूं तो उनमें एक चीज मुझे नजर आती है कि जो शराब नहीं पीता या जो नशा नहीं करता उसको हीन भावना से दोस्त यार देखते हैं। चालू भाषा में बोलूं तो चुतिया है। तो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, खतरनाक है। ये समाज के वरिष्ठ नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो नशे की तरफ जो जा रहे हैं, भिलाई, छत्तीसगढ़ का भिलाई जो शहर है, आज आप देख सकते हैं रमेश जी, स्मृति नगर के इलाका, माँ बाप ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है लोगों को, लेकिन वो खुलेआम नशा करते घूमते रहते हैं बच्चे। और पुलिस, भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि पुलिस का भय अब नहीं दिखता। ये नहीं दिखना, भय नहीं दिखना भी खतरनाक है समाज के लिए। पुलिस का भय भी नजर आना चाहिए लोगों को। क्या राजनीतिक दबाव लगता है क्या? आज कहीं ना कहीं यहाँ ये भी होता है, राजनीतिक दबाव भी बनता है। बिल्कुल राजनीतिक दबाव। अपराधी को पकड़ने के बाद थाने तक पहुंच जाती है, फोन जाते हैं कई जनप्रतिनिधियों के बचाव के लिए। इस पर भी रोक लगना चाहिए। ये पुलिस को खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए अगर सही मायने में अपराध को रोकना है तो। 25 साल से पत्रकारिता करते हैं, तो पहले की पुलिसिंग और अभी की पुलिसिंग में कैसा फर्क देखते हैं आप? पहले जो पुलिस नेताओं को सम्मान तो देते थे, लेकिन इतना समय, बदलते समय में अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि पुलिस या तो बल की कमी का सामना करते हुए औपचारिकता निभा रही है कि कहीं नेता का फोन आ गया तो चलो छोड़ो। पहले के लोग थोड़ा गंभीर थे कि मामले को देख के वो नेताओं को कन्विंस कर देते थे, ऐसा मुझे नजर आता है। नेताओं को कन्विंस कर देते कि सर ये इससे आपकी छवि खराब होगी, अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो ठीक है देख लीजिए। ये नेताओं और पुलिस वालों से हमारे संपर्क रहे हैं तो ये बातें हम तक पहुंचती थी। ये सब रही बात, कुछ कबाड़ उद्योग भी चलते हैं तो चोरियां उससे भी बढ़ती है। तो चोरियां ना हो तो कबाड़ियों पर रोक लगाइए। अगर समाज को सही दिशा देना है तो कबाड़ियों पर रोक लगाइए। कबाड़ चोर कबाड़ी के पास जाके अपने चोरी के सामान बेचता है। एक समय मैं उदाहरण दूंगा रमेश जी, अमरेश मिश्रा यहाँ के एसपी हुआ करते थे, आईपीएस अमरेश मिश्रा जी। मेरा अनुभव है, मेरे घर पे एक कूलर था, खराब हुआ। मैंने बोला कबाड़ी को, बोला कि कूलर ले जा। बोले भैया कोई ले नहीं रहा है, मतलब जिस कबाड़ी को मैं बेचूंगा तो नहीं लूंगा, खाली पेपर खरीदता हूं मैं, न्यूज़पेपर, रद्दी पेपर। तो एक भय था कि कबाड़ खा ही ले तो कहां बेचेगा वो। तो अब ऐसा हो रहा कि लोहा चोरी कर लो, जाके कबाड़ी में बेचो और उसका शराब पियो और उसके बाद अपराध होता है। तो जो गलत काम है उस पर रोक लगाना जरूरी है। क्या लगता है अली जी? भाई साहब ने जैसे बताया पत्रकार जी ने, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सत्य हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस तहत आपने बहुत कुछ सही बातें बताई हैं। और उन सही बातों में लेकिन ये आपने जो आज की जो पुलिसिंग जो है वो स्मार्ट पुलिसिंग है।
आप पहले की पुलिसिंग जो हुआ करती थी वो दबंगई वाली पुलिसिंग हुआ करती थी। लोग उससे खौफ खाया करते थे और अपराध घटित भी हो जाता था तो लोग उनसे सहायता लेने तक के लिए नहीं जाया करते थे, उनके पास में रिपोर्ट लिखाने तक के नहीं जाया करते थे। लेकिन आज की पुलिसिंग जो है वो व्यवस्था के सत्ता के साथ साथ व्यवस्थाएं भी बदली है और व्यवस्था बदलने के कारण देखने को मिला है कि बहुत सारे अपराध जो हैं वो त्वरित कार्यवाही हो रहे हैं। आज तुरंत फोन हो जाता है 112 नंबर पे, बहुत सारी कार्यवाही जो है वो तत्कालिक रूप से हमारी सरकार दे रही है यहाँ पे और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। और जो सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी पुलिस के मार्फत से बना करके रखी है जिससे लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया है, बहुत बड़ा माध्यम हो गया है, उससे भी पुलिसिंग को जोड़ने का काम किया है और लोगों को जागरूक करने का भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो काम कर रही है। निरंतर जो थाना इंचार्ज हुआ है वो लोग समय समय पे बैठकें आयोजित करते हैं, थानों में भी बैठकें आयोजित करते हैं और मोहल्लों में भी जाकर के बैठक जो है आयोजित की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है अवेयरनेस की ओर बढ़ाने के लिए कि लोग जागरूक हों ताकि अपराध का स्तर धीरे धीरे कम हो। चौहान जी, आप क्या सोचते हैं पुलिसिंग को लेकर? देखिए भगत जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही और साफ गोई से बात की कि पहले की जो पुलिस थी वो कहीं ना कहीं विधायिका या जनप्रतिनिधियों का उतना ज्यादा कहना नहीं मानती थी, लेकिन आज कार्रवाई करने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि जनप्रतिनिधियों का फोन ना आ जाए, जनप्रतिनिधियों का ऐसी बात ना हो जाए। तो ये एक्चुअली लोकतंत्र का हनन है। कार्यपालिका को अपना काम अपने हिसाब से कर देना चाहिए, विधायिका को अपना काम अपने हिसाब से कर देना चाहिए और न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध घटने चाहिए, जिसके अपराध के लिए विधायिका और जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों सबको ही मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि का भी यही एक ध्येय होना चाहिए कि हमारे हमारे स्थान से, हमारे मोहल्ले से, हमारे प्रदेश से अपराध कम हो ताकि कार्यपालिका पुलिसिंग बहुत अच्छे से काम कर पाए। उसका सिस्टम कुल मिला के कहा जाए कि अपराधियों को संरक्षण ना दे। ये आपने सुना, तीनों जन अपने अपने विचार व्यक्त किए और टोटल एक जो निचोड़ निकल के आया कि नशा ही सबसे बड़ा कारण है अपराध का और नशा तभी खत्म होगा जब लोगों में जागरूकता आएगी। और पुलिसिंग को भी लेकर इन्होंने अच्छा एक कहा कि एक दबाव ना हो, राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को ना मिले जिसके कारण अपराध न बढ़े। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।